हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज का जो टॉपिक है आपका बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर सेकंड आपका चल रहा था। सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट थे और आज हम लोग पढ़ेंगे कि आज़ादी से पहले की जो शिक्षा व्यवस्था थी भारत के अंदर वो कैसी थी। आज हम उसी की शुरुआत करने वाले हैं कि औपनिवेशिक भारत के अंदर शिक्षा का जो विकास था वो किस तरीके से हुआ था। कुछ इस तरीके से कि वास्को डी गामा के द्वारा भारत की खोज की गई और भारत की खोज करने के बाद पश्चिमी देशों का भारत के अंदर आगमन शुरू हुआ और जिस तरीके से पश्चिमी देशों का भारत में आगमन शुरू हुआ, उन लोगों ने यहाँ पर व्यापार कार्य करना शुरू किया। उसके साथ साथ उन्हें भारत में शिक्षा की जरूरत महसूस हुई और इसके लिए उन्होंने अलग अलग प्रयास किए और उन्हीं प्रयासों के ऊपर आज हम नजर डालेंगे क्या क्या प्रयास जो उनके द्वारा किए गए थे। ठीक है, सबसे पहले बात आती है कि औपनिवेशिक भारत के अंदर शिक्षा की जो व्यवस्था थी वो कैसी थी। ठीक है, अंग्रेजों से जो पहले की जो भारतीय शिक्षा थी वो किस तरीके से थी। ठीक है, 1830 के दशक में तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उसमें गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने बिहार तथा बंगाल की स्कूली शिक्षा व्यवस्था के अध्ययन हेतु एक ईसाई प्रचारक और शिक्षाविद विलियम एडम को नियुक्त किया और एडम ने 3 रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके निष्कर्ष दिए गए। ठीक है, कि भारत में पुराने समय में जो शिक्षा व्यवस्था थी वो किस तरीके से थी। तो सबसे पहले बात आती है कि ब्रिटिश अधीनता से पहले भारत के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था थी वो गुरु और शिष्य की शिक्षा व्यवस्था थी। ठीक है, कि गुरु के द्वारा शिक्षा जो है बच्चों को दी जाती थी। उसका कोई फिक्स एरिया नहीं था। ठीक है, उसमें क्या क्या शिक्षा दी जाती थी? भाषा की शिक्षा दी जाती थी, शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है, गणित की शिक्षा दी जाती थी और उसके लिए कोई शुल्क भी जो निर्धारित नहीं था। गरीब व्यक्ति से कम शुल्क लिया जाता था, जिसका कार्य अच्छा था उनसे ज्यादा शुल्क लिया जाता था। तो वो सब बातें थी कि पूर्व भारत की शिक्षा व्यवस्था लंबे समय से गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित थी। आधुनिक विद्यालयों के विपरीत उस समय छोटी छोटी पाठशालाएं होती थी जहां स्थानीय शिक्षक या गुरु बच्चों को संस्कृत, व्याकरण, प्रायोगिक गणित, महाजनी खाता आदि के बारे में जो है टीचर बच्चों को पढ़ाया करते थे। गुरु शिष्य जो थे उस टाइम में होते थे। छोटे छोटे विद्यालय या फिर छोटी छोटी पाठशालाएं जो स्कूलों के अंदर होती थी। नेक्स्ट, और ये जो पाठशालाएं थी ये कहां पर थी? ऐसी पाठशालाएं या तो किसी मंदिर में, दुकान, किसी शिक्षक के घर पर या फिर किसी वृक्ष के नीचे या अन्य सार्वजनिक स्थान पर ये जो पाठशालाएं थी ये चलती थी। ठीक है, पाठशाला में कुल 10 से 20 विद्यार्थी होते थे और फसलों की कटाई के मौसम में पाठशालाएं बंद रहती थी ताकि बच्चे अपने घर के कामों में जो है मदद कर सके परिवार की। ठीक है, तो इस तरीके की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो पुराने समय में भारत में थी। शिक्षक या गुरु की कोई फीस निर्धारित नहीं थी। गरीब बच्चों से कम तथा आर्थिक रूप से सक्षम बच्चों से अधिक फीस ली जाती थी। उस समय अलग अलग कक्षाएं नहीं चलती थी बल्कि सभी छात्र एक ही जगह साथ साथ बैठते थे और विभिन्न स्तर के विद्यार्थियों को शिक्षक अलग अलग जो है पढ़ाते थे। जैसे कुछ अब के समय में जैसे कुछ छोटे जो प्राथमिक स्कूल होते हैं उनमें 1 या 2 टीचर होते हैं और उनके पास जो है 5 कक्षाओं के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे अलग कक्षा है, कुछ अलग है, तो वो सभी बैठते एक ही जगह है लेकिन शिक्षक सभी को अलग अलग पढ़ाता। तो उसी तरह की व्यवस्था उस समय पर भी थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग। प्राच्यवादी तथा पाश्चात्यवादी विवाद। ये विवाद क्या था? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्राच्यवादी या पाश्चात्यवादी विवाद, ये विवाद क्या था? हुआ क्या था कि भारत में जब अंग्रेजों को शिक्षा का जरूरत महसूस हुई तो उस समय उन्होंने कहा कि शिक्षा का जो माध्यम बनाया जाए वो अंग्रेजी माध्यम बनाया जाए या हिंदी माध्यम बनाया जाए। उसी के ऊपर विवाद है कि शिक्षा का माध्यम जो है वो क्या बनाया जाए। ठीक है, तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रारंभ में कोई विशेष रुचि जो वो नहीं दिखाई थी, जैसा मैंने आपको बताया था। लेकिन भारत में बढ़ते साम्राज्य और राजनीतिक शक्ति के कारण उसे एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता महसूस हुई जो कि प्रशासन और व्यापार के कार्यों में उनकी मदद कर सके। ठीक है, क्योंकि वो इतने लोगों को जो है विदेश से नहीं ला सकते थे, इसलिए उनको एक ऐसे लोग चाहिए थे जो उनका प्रशासन कर सके, जो उनके व्यापार में उनकी मदद कर सके। इसलिए उनको भारतीयों को शिक्षा देने की जरूरत महसूस हुई। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके लिए वर्ष 1813 में ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित चार्टर अधिनियम
में भारत में शिक्षा के विकास हेतु प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए, प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए के अनुदान का प्रावधान किया गया। 1813 के अंदर एक चार्टर अधिनियम में आया जिसमें कहा गया कि भारत की शिक्षा व्यवस्था पर प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। ठीक है, और ये चार्टर एक्ट प्रत्येक 20 साल के दौरान आएगा, प्रत्येक 20 साल के अंतराल में ये चार्टर एक्ट आएगा। चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा यह निर्दिष्ट किया गया कि शिक्षा हेतु अनुदान के विषय पर कंपनी प्रशासन में मतभेद उत्पन्न हो गया कि भारत में शिक्षा का प्रारूप तथा माध्यम कैसा हो। इस मतभेद में दो पक्ष थे। एक पक्ष था प्राच्यवादियों का जो मानते थे कि भारत में पारंपरिक शिक्षा व ज्ञान को प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक है, जो ये कहते थे कि भारत के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था हो वो कैसी होनी चाहिए, वो पारंपरिक होनी चाहिए, जो पहले से चलती आ रही है, ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो है होनी चाहिए। प्राच्यवादियों का ये कहना था। ठीक है, और शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा होनी चाहिए, क्योंकि ये आप लोगों ने बार बार पढ़ा है कि स्थानीय भाषा के अंदर अगर हम शिक्षा देते तो वो बच्चों को जल्दी से समझ में आ जाती है। ठीक है, जबकि दूसरा जो पक्ष था, दूसरा पक्ष किसका था? दूसरा जो पक्ष था वो था पाश्चात्यवादियों का। ठीक है, जो मानते थे कि शिक्षा व्यवहारिक तथा उपयोगी होनी चाहिए और शिक्षा का माध्यम इंग्लिश होनी चाहिए। जबकि एक पक्ष तो ऐसा था कि भारतीयों को जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो उन्हीं की लैंग्वेज में दी जाए, उन्हीं की स्थानीय भाषा को माध्यम बना के दी जाए और उनकी जैसी शिक्षा व्यवस्था चलती आ रही है उसी के अकॉर्डिंग जो शिक्षा दी जाए। जबकि एक पक्ष ऐसा था जो कह रहा है कि इंग्लिश माध्यम हो शिक्षा का और ऐसी शिक्षा हो जो हमारे व्यापार और प्रशासन को चलाने के लिए हमारी मदद करे। इसके ऊपर ही ये विवाद चला था। ठीक है, आगे क्या देखा है कि प्राच्यवादियों में विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, चार्ल्स विल्किंस और एच विल्सन आदि शामिल थे। जबकि पाश्चात्यवादी शिक्षा के समर्थन में टीबी मैकाले, जेम्स मिल, चार्ल्स ग्रांट और विलियम विलरफोर्स आदि शामिल थे। नाम आपको याद रखने की कोई ज्यादा सी जरूरत जो आप लोगों को वो नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कहा गया कि जेम्स मिल उपयोगितावादी विचारक थे तथा उसका मानना था कि अंग्रेजी को भारतीय जनता को खुश करने या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखकर शिक्षा नहीं देनी चाहिए। ठीक है, बल्कि शिक्षा के माध्यम में उन्हें उपयोगी तथा व्यवहारिक ज्ञान देना चाहिए जिसमें पश्चिमी विज्ञान, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा जो है वो शामिल हो। देखो, जेम्स मिल ने क्या कहा कि उपयोगितावादी विचारक थे ये, और उन्होंने बताया कि अंग्रेजियों को भारतीय जनता खुश करने या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखकर शिक्षा नहीं देनी चाहिए, बल्कि शिक्षा के माध्यम में उन्हें उपयोगी व्यवहारिक ज्ञान देना चाहिए। पश्चिमी विज्ञान, तकनीकी और व्यवहारिक शिक्षा जो वो शामिल होनी चाहिए, ऐसा कहना है जेम्स मिल का। नेक्स्ट है टीबी मैकाले। टीबी मैकाले जो है प्राच्य शिक्षा का घोर विरोधी था और प्राच्य शिक्षा के बारे में उसका कथन था कि अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक शेल्फ ही भारत और अरब के समूचे साहित्य के बराबर है। ठीक है, कि इन्होंने कहा कि यूरोपीय पुस्तकालय की केवल एक किताब पूरे भारत के, ठीक है, पूरे यूरोपीय पुस्तकालय केवल एक शेल्फ, केवल एक अलमारी पूरे भारत और अरब के समूचे साहित्य के बराबर है, ऐसा इनका कहना था। हालांकि इस विवाद के बावजूद पाश्चात्यवादी शिक्षा के समर्थन की बात भारत परिषद ने स्वीकार की और अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पारित किया। इसके बाद भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम हेतु औपचारिक तौर पर स्वीकार कर लिया। ठीक है, यहां तक तो जो है अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना के औपचारिक तौर पर 1813 के अंदर स्वीकार कर लिया था। 1813 में जो 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई थी, 1835 का अधिनियम बना करके इस बात को स्वीकार किया गया कि अंग्रेजी के माध्यम से जो शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, लेकिन वो बात नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब आगे मैकाले का सम्मेलन पत्र कि लॉर्ड मैकाले ने क्या कहा। ठीक है, जब वहां पर जो चीजें जो समझ में नहीं आ रही थी तो फिर क्या हुआ, फिर लॉर्ड मैकाले आए। उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। उन्होंने देखा कि ये जो विवाद है अंग्रेजी और हिंदी माध्यम का, ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इसलिए उन्होंने लॉर्ड मैकाले को बुलाया। ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने जो पूरा का पूरा जो पहले की जो बातें थी उन पूरी बातों का अध्ययन किया
और एक अपना समरण पत्र जो यहाँ पर वो दिया, एक अपना एक्ट दिया, उसके बारे में क्या उन्होंने कहा कि लॉर्ड मैकाले वर्ष 1834 में भारत आया और उसे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के विधि सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया था। उसकी नियुक्ति सार्वजनिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष के पद पर कर दी गई, जिसका कार्य प्राच्यवादी तथा पाश्चात्यवादी विवाद पर मध्यस्थता करना था। ठीक है, इनके लिए कोई हल निकालना जो इसका मुख्य उद्देश्य था किसका, लॉर्ड मैकाले का। ठीक है, वर्ष 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपना प्रसिद्ध समरण पत्र गवर्नर जनरल की परिषद में प्रस्तुत किया, जिसे लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने स्वीकार करते हुए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 को जो है पारित कर दिया। ठीक है, तो लॉर्ड मैकाले ने जो है अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया और जिसको लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जो है पारित कर दिया, क्योंकि मैकाले जो थे एक अच्छे जानकार थे जिनको स्पेशल जो है बुलाया गया था इसी कार्य के लिए कि आप जो मध्यस्थता करें अंग्रेजी और हिंदी में जो जंग छिड़ी हुई है उसके बीच में आप ही मध्यस्थता करें। ठीक है, देखो नेक्स्ट, मैकाले के समरण पत्र में कुछ बातें थी। देखो, सबसे पहले मैकाले जी ने क्या कहा कि इसके तहत पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करते हुए यह प्रावधान किया गया कि सरकार सीमित संसाधनों का प्रयोग पश्चिमी विज्ञान और साहित्य के अंग्रेजी में अध्यापन हेतु किया जाए। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि सरकार स्कूल तथा कॉलेज स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी करे और इसके विकास के लिए कई प्राथमिक विद्यालयों के स्थान पर कुछ स्कूल तथा कॉलेज खोले जाए। ठीक है, तीसरी बात थी कि मैकाले ने इसके तहत अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत दिया, जिसके तहत भारत में उच्च तथा मध्यम वर्ग के एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करना था, ताकि एक ऐसा वर्ग तैयार हो सके जो रंग और खून से तो भारतीय हो लेकिन विचार, नैतिकता और बुद्धिमत्ता से ब्रिटिश हो, और यह वर्ग सरकार तथा आम जनता के मध्य एक कड़ी का कार्य करे और इनके माध्यम से उन्हें भी पाश्चात्य शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न हो। ठीक है, यानी कि परछन का जो सिद्धांत था, जो फिल्ट्रेशन जो थ्योरी इन्होंने दी थी, ठीक है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन जो थ्योरी इन्होंने दी थी वो क्या थी, छनन का सिद्धांत इसको हम लोग बोल सकते हैं कि लॉर्ड मैकाले का ये कहना है कि बहुत से लोगों को शिक्षा देने की बजाय कुछ लोगों को अच्छी शिक्षा दी जाए जिनकी लोगों में पहुंच हो। ठीक है, जिनकी बातों को लोग मानते हो, ऐसे उच्च लोगों को हम लोग शिक्षित करेंगे, सभी को हम लोग शिक्षा नहीं देंगे। वही तो उन्होंने कहा कि कुछ प्राथमिक विद्यालय खोलने की बजाय कई प्राथमिक विद्यालयों के स्थान पर कुछ स्कूल और कॉलेज खोले जाए, कि हम लोग कुछ ही लोगों को शिक्षित करें। ठीक है, ताकि वो लोग उनकी बातें जो है लोग मानते हों और वो लोग अपनी बातों को आगे पहुंचाए। हमें एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनानी है, हम लोग सभी को शिक्षा जो हो नहीं देंगे। ये जो लॉर्ड मैकाले के द्वारा कहा गया छनन विधि, जो सबसे ऊपर के हिस्से के जो लोग हैं उनको हम लोग शिक्षित करें, ताकि वो दिखने में तो भारतीय हो लेकिन काम जो वो अंग्रेजों के लिए करे, काम जो है वो हमारे लिए करे, ऐसा उनका मानना था। छनन विधि में था कि सबसे ऊपर के लोगों को अगर हमने शिक्षित कर दिया तो वो शिक्षा जो है छन छन कर लास्ट पॉइंट तक पहुंच जाएगी, अंतिम लोगों तक पहुंच जाएगी, ऐसा उनका कहना था। और उनको देख करके और लोगों को भी जो है ये पश्चिमी शिक्षा लेने के लिए क्या होंगे, जागरूक होंगे, ऐसा उनका कहना था। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। फिर आगे जॉन थॉमसन के प्रयास। ठीक है, जेम्स थॉमसन के प्रयास या फिर बेंटिंग की नीति भी कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, जेम्स थॉमसन के प्रयास। देखो, ब्रिटिश भारत में पश्चिमोत्तर प्रांत नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स थॉमसन, ठीक है, जेम्स थॉमसन के प्रयास थे ये। ठीक है, ने स्थानीय भाषा में ग्रामीण शिक्षा के विकास हेतु एक व्यापक योजना लागू की। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा, इसके तहत मुख्य रूप से प्रायोगिक विषयों जैसे क्षेत्र मिति, कृषि विज्ञान आदि पढ़ाया जाता था। ठीक है, 1843-53 में आकर इन्होंने एक और नई बात कह दी। ठीक है, जेम्स थॉमसन के प्रयासों का मुख्य उद्देश्य नए स्थापित हुए राजस्व तथा लोक निर्माण विभाग हेतु कर्मचारियों की आवश्यकता को पूरा करना था। ठीक है, इनका जो प्रयास थे वो कुछ हद तक सही थे, इन्होंने बहुत सी बातें सही की। उसके बाद आता वुड डिस्पैच। ठीक है, वुड का घोषणा पत्र। वुड का घोषणा पत्र क्या है? सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि 1813 का जो एक्ट आया था उसमें क्या क्या कमियां रह गई थी। ठीक है, फिर मैकाले जी को बुलाया गया, मैकाले ने जो है
उन सब बातों को दूर किया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने उन बातों को क्या क्या लागू किया। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि फिर आया जेम्स थॉमसन के प्रयास जो 1843 से 1853 तक जो है अप्लाई हुए, और अब आ गया वुड डिस्पैच जो सबसे इंपॉर्टेंट रहा है। ठीक है, वुड डिस्पैच जो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1833 मैंने आपको कहा था कि प्रत्येक 20 साल के बाद क्या होगा कि हमारा जो मैग्ना कार्टा है, जो यानी कि जो शिक्षा व्यवस्था है, वो प्रत्येक 20 साल के बाद एक नए चेंज लेकर आएगी। जो 1813 का जो एक्ट था उसके अंदर 33 में क्या, अब 53 में जो चेंजेस होने थे। ठीक है, 33 के बाद 53 में चेंजेस होने थे, और 53 में जो चेंजेस हुए क्या हुए, ठीक है, एक नया आज्ञा पत्र जो है ब्रिटिश सरकार को जो क्या करना था, जारी करना था। और इसी के लिए क्या हुआ कि कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को एक नई शिक्षा नीति घोषणा कर दी। ठीक है, 19 जुलाई 1854 को क्या किया, एक नई शिक्षा नीति घोषणा की कर दी गई। ठीक है, देखो, चार्ल्स वुड ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे, और भारत में शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु उन्होंने एक विस्तृत योजना तैयार की थी, जिसे तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। इसके तहत प्रावधान किया गया कि जन समस्या तक शिक्षा के प्रसार की जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी, और इसके माध्यम से अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत का विरोध किया गया। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो लॉर्ड मैकाले ने जो बात की थी कि हम लोग आधे लोगों को शिक्षा देंगे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस बात का विरोध किया। ठीक है, इन्होंने कहा कि ये बात तो क्या है, गलत है, कि ये बात लागू नहीं होनी चाहिए, कि शिक्षा जो है वो सभी के लिए होनी चाहिए, आधे अधूरे लोगों को शिक्षा जो हम लोग नहीं देंगे। ठीक है, उन्होंने इसने देश में विद्यमान शिक्षा पद्धति को सुव्यवस्थित करते हुए प्राथमिक शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा को, और माध्यमिक शिक्षा हेतु एंग्लो वर्नाकुलर अर्ध अंग्रेजी भाषा का उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा का माध्यम बनाया जाए। ठीक है, इन्होंने कहा कि बेसिक जो शुरुआत है, प्राथमिक जो शिक्षा वहां पर क्षेत्रीय भाषा ही पढ़ाई जाए, माध्यमिक स्तर पर आदि अंग्रेजी आदि क्षेत्रीय भाषा यानी कि हिंदी पढ़ाई जाए, और तीसरा जो है उच्च शिक्षा पर जो है अंग्रेजी को जो है शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, ऐसा इनका कहना था। इसीलिए कहा जाता है कि वुड का जो घोषणा पत्र था वो भारतीय शिक्षा क्या था, मैग्ना कार्टा था, वहीं से जो शुरुआत हुई थी भारतीय शिक्षा की अच्छे से। नेक्स्ट, आगे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने पहली बार महिला शिक्षा के लिए इन्होंने प्रयास किए, इन्होंने महिला शिक्षा के बारे में बताया। इसके द्वारा व्यावसायिक शिक्षा तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु प्रावधान किए गए। ठीक है, इसके बाद इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि सरकारी संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हो, किसी भी धर्म की जो शिक्षा वो नहीं दी जाए। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, वोकेशनल एजुकेशन दी जाए। इसके तहत निजी विद्यालयों को प्रोत्साहन देने हेतु अनुदान का प्रावधान भी किया गया। ठीक है, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनको भी जो है अनुदान दिया जाए। फिर इसके तहत भारत के सभी राज्यों में शिक्षा विभाग की स्थापना के निर्देश दिए गए, और इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप देश के तीनों प्रेसिडेंसियों बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में एक एक विश्वविद्यालय जो वो स्थापित किया गया। ठीक है, 3 प्रेसिडेंसी उस टाइम थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, तीनों में एक विश्वविद्यालय जो वहां पर खोलने की बात कही गई। ज्ञान विज्ञान की शिक्षा को क्या किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। मुस्लिम शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाएगा, महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाएगा, उस शिक्षा का माध्यम जो अंग्रेजी रहेगा। धर्मनिरपेक्ष की शिक्षा दी जाएगी, और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया इन्होंने। ठीक है, ऐसी बातें जो है वुड के घोषणा पत्र के अंदर कही गई थी। नेक्स्ट, आगे आता है हंटर आयोग 1882 और 1883 में फिर आ जाता है हंटर आयोग। ठीक है, हालांकि वुड डिस्पैच ने देश के, अब वुड डिस्पैच में कुछ कमियां रहेंगी तो उसके लिए फिर कौन आया, उसके लिए आ गया फिर एक और नया आयोग जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हंटर आयोग। ठीक है, हंटर आयोग भारतीय शिक्षा आयोग। ठीक है, हंटर आयोग है फिर भारतीय शिक्षा आयोग। ठीक है, उसके लिए क्या कहता है कि वुड डिस्पैच ने जो घोषणा की थी उसमें क्या कमियां रह गई थी, उसको सुधारने के लिए एक हंटर आयोग की अध्यक्षता की गई, यानी कि भारतीय शिक्षा आयोग की अध्यक्षता की गई थी, जो कि हंटर जी के जिसके अध्यक्ष थे, और उन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम रखा गया क्या, हंटर आयोग, जो कि 1882 में आया था। ठीक है, वुड डिस्पैच ने देश के उच्च शिक्षा के लिए प्रयास किए, लेकिन प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के विकास पर कोई विशेष ध्यान जो है नहीं दिया गया, ये इन्होंने इसकी कमी निकाली है वुड की। ठीक है, प्रत्येक राज्य में शिक्षा विभाग की स्थापना से प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा की जिम्मेदारी भी राज्यों पर आ गई, जिसके लिए उनके पास जो है संसाधनों की कमी थी, उनके पास धन नहीं था।
तीसरी बात, 1882 में भारत सरकार ने W हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य वुड डिस्पैच के बाद देश में शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति का मूल्यांकन करना था। और हंटर आयोग के मुख्य सुझाव प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा से संबंधित थे। ठीक है, उन्होंने प्राथमिक और माध्यमिक से संबंधित जो सुझाव दिए थे, उन्होंने कहा था कि उच्च शिक्षा तो वुड घोषणा पत्र के बाद जो अच्छी हुई है, लेकिन प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा अच्छी नहीं हो पाई है। तो ये जो उनके सुझाव थे, क्या कहा उन्होंने सबसे पहले कहा कि इसके तहत इस बात पर जोर दिया गया कि राज्य प्राथमिक शिक्षा के विस्तार तथा विकास हेतु विशेष कार्य करे और प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा हो। ठीक है, नेक्स्ट, दूसरी बात इन्होंने क्या की कि यह अनुशंसा की गई प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण नए स्थापित जिला तथा नगर पालिका बोर्डों को दिया जाए। थर्ड बात इन्होंने क्या कही कि उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत दो शाखाएं हो। माध्यमिक शिक्षा में कितनी शाखाएं हो? दो शाखाएं रखी जाए। साहित्यिक, जिसके बाद विद्यार्थी विश्वविद्यालय की शिक्षा की तरफ जाए, और व्यावसायिक, जिसके बाद विद्यार्थी रोजगार की तरफ जाए। ठीक है, कि माध्यमिक स्तर पर दो तरह की शिक्षा होनी चाहिए, एक तो साहित्यिक जिसके बाद विद्यालय जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाए, या फिर एक क्या होनी चाहिए, व्यावसायिक होनी चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए, जिसके बाद बच्चा जो अपना कार्य कर सके, अपना रोजगार कर सके। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद माध्यम से तत्कालीन समय में महिला शिक्षा में विद्यमान अवसंरचनात्मक कमियों को उजागर किया गया तथा उसकी भरपाई हेतु व्यापक प्रयास के सुझाव प्रस्तुत किए गए। उसकी भरपाई के लिए व्यापक प्रयास के जो सुझाव थे वो जो उन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किए। नेक्स्ट है कि हंटर आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद अगले 2 दशक तक देश में शिक्षा का उल्लेखनीय विकास हुआ और पंजाब विश्वविद्यालय 1882 और इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 की जो स्थापना की गई। ठीक है, इस आयोग के सुझाव के बाद पंजाब विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो वो की गई थी। ठीक है, फिर आता भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1904, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। ठीक है, जो कि लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति जिसे कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये शिक्षा नीति दी गई थी। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग लॉर्ड कर्जन के समय में आया था। ठीक है, इसको लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति भी हम लोग कह सकते हैं। देखो क्या उन्होंने कहा कि 20वीं शताब्दी के उदय के बाद देश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल व्याप्त हुआ। प्रशासन का मानना था कि निजी प्रबंधन की वजह से शिक्षा स्तर में काफी गिरावट आई है और उच्च शैक्षणिक संस्थान राजनीतिक क्रांतिकारियों का उत्पादक बन गए हैं। ठीक है, अब इन्होंने जरूरत महसूस की कि जो हमने प्राइवेट लोगों को जो शिक्षा संस्थाएं चलाने की जो परमिशन दी, उसकी वजह से एजुकेशन में क्या गिरावट आई है, और जो यूनिवर्सिटी थी वहां से क्या है, लोग राजनेता बनने लगे, नेता बनने लगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने 1904 में देखा भी होगा, हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, वहां से क्या हो गया, राजनीतिक क्रांतिकारियों की शुरुआत हो गई। इसके विपरीत राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञों का मानना था कि सरकार देश में निरक्षरता को कम करने तथा शिक्षा के विकास हेतु तो कोई प्रयास नहीं कर रही। ठीक है, कि वो तो हम लोग निजी तौर पर प्रयास कर रहे हैं, सरकार के द्वारा अब तक कोई प्रयास जो वो नहीं किए जा रहे। वर्ष 1902 में भारत सरकार ने भारत सरकार ने रेले आयोग का गठन किया, जिसका कार्य भारत के विश्वविद्यालयों की दशा तथा का अध्ययन करना तथा उनकी स्थिति में सुधार हेतु सुझाव देना था। ठीक है, रेले आयोग ने भारत के विश्वविद्यालयों की दशा के बारे में अध्ययन किया और उनके लिए कुछ सुझाव दिए। रेले आयोग की अनुशंसा के आधार पर सरकार ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 पारित किया और इसके लिए कुछ प्रावधान किए गए जो कि यहां पर आपको बताए गए हैं। ठीक है, क्या क्या प्रावधान किए गए वो देखो कि विश्वविद्यालय के अंदर शिक्षा तथा शोध पर अधिक बल दिया जाए। शिक्षा और शोध पर क्या हो, अधिक बल दो, क्योंकि यूनिवर्सिटी होती किस लिए, ताकि नए नए हम लोग शोध कर सके, नए नए प्रयोग कर सके। तो विश्वविद्यालय के अंदर शिक्षा और शोध पर क्या किया जाए, बल दिया जाए, ना कि राजनीति पर। ठीक है, विश्वविद्यालय में शोधार्थियों की संख्या तथा उनके कार्यकाल को कम किया जाए। अधिकांश शोधार्थियों को सरकार द्वारा नामित किया जाने लगा। ठीक है, कि बच्चे कम होने चाहिए, कम लोगों को शोध किया जाए और जो शोध कर रहे हैं उनका नाम पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, सरकार को विश्वविद्यालयों के सीनेट के विनियमों को वीटो करने का अधिकार प्राप्त हो गया और सरकार उनके द्वारा बनाए गए नियमों को बदल सकती थी और स्वयं द्वारा निर्मित नियम लागू कर सकती थी। ठीक है, कि विश्वविद्यालय के जो नियम है सरकार जब चाहे उनको बदल सकती थी
और अपने खुद के नियम जो विश्वविद्यालय के ऊपर थोप सकती थी। विश्वविद्यालय में निजी कॉलेजों को संबंधित करने की प्रक्रिया को कठिन कर दिया गया। ठीक है, कि जो भी प्राइवेट कॉलेज, निजी कॉलेज विश्वविद्यालय से मान्यता चाहते हैं, उनकी मान्यता प्रक्रिया को क्या कर दिया है, थोड़ा सा और मुश्किल किया गया है। ठीक है, उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालयों के विकास हेतु प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए के हिसाब से 5 वर्षों तक अनुदान देने का प्रावधान जो है किया गया। 5 वर्षों तक जो है अनुदान दिया जाएगा, प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए। ये जो विश्वविद्यालय अनुदान आ गया था, लॉर्ड कर्जन के समय के अंदर आया था। इसमें भारत का वायसराय, देखो आगे आ भी गई ये लाइन, भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन आयोग भी इसको बोला जाता है। इसके उसने गुणवत्ता तथा दक्षता बढ़ाने के नाम पर विश्वविद्यालयों पर कड़ा नियंत्रण स्थापित इन्होंने कर लिया था। विश्वविद्यालय जो इन्होंने अच्छी तरीके से अपने काबू में कर लिए थे। नेक्स्ट आगे आता है सैडलर आयोग 1917 से 1919। सैडलर आयोग जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि सैडलर आयोग के अंदर क्या था। ठीक है, सैडलर आयोग का गठन कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए किया गया था, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट थी पूरे देश के अंदर सभी विश्वविद्यालयों के अंदर जो लागू हुई थी। स्कूली, इनके सुझाव तो कहते हैं स्कूली पाठ्यक्रम 12 वर्षों का होना चाहिए और विश्वविद्यालय में इंटरमीडिएट स्तर के बाद विद्यार्थी प्रवेश प्राप्त कर सके। विश्वविद्यालय में डिग्री पाठ्यक्रम 3 वर्षों का होना चाहिए, ये इनके सुझाव थे। ठीक है, और इसके पीछे के उद्देश्य क्या थे इनके, कि विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा हेतु विद्यार्थियों को तैयार करना, स्कूलों में इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा देने से विश्वविद्यालयों को राहत देना, उन विद्यार्थियों को कॉलेज की शिक्षा प्रदान करना जो विश्वविद्यालय में नहीं जाना चाहते, विश्वविद्यालय के विनियमों के निर्माण में लचीलापन बनाए रखना, विश्वविद्यालयों को एक केंद्रीकृत आवासीय शिक्षण प्रदान करने के लिए स्वायत्तता निकाय के तौर पर बनाया जाए, न कि कई कॉलेजों को संबंध कर विस्तृत किया जाए। ठीक है, विश्वविद्यालय अलग हो और उनके साथ कॉलेज को जो संबंध ना किया जाए। महिला शिक्षा, प्रायोगिक विज्ञान, तकनीकी शिक्षा, अध्यापकों के प्रशिक्षण पर इन्होंने जो है कोशिश की। इन्होंने कहा कि इसके ऊपर प्रयास किया जाए। वर्ष 1916 से 1921 के दौरान भारत में 7 नए विश्वविद्यालय मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और उस्मानिया विश्वविद्यालय की जो स्थापना जो 1916 से 1921 के बीच में की गई। ठीक है, लास्ट बात आती है हमारी किसकी, अब आती है हरगोट समिति की। हरगोट समिति क्या है, जो कि कब आई, जो कि 1929 के अंदर जो है हरगोट समिति की आई थी। सर फिलिप हरगोट की अध्यक्षता में एक समिति का जो है गठन किया गया। इनका मुख्य कार्य क्या था कि शिक्षा के अंदर जो खर्च हो रहा है, जो अपव्यय हो रहा है, उसको क्या करना था, रोकना था। ठीक है, हरगोट समिति का गठन विभिन्न स्कूल कॉलेज द्वारा शिक्षा के मानकों का पालन न करने के कारण किया गया। वही है कि जो अपव्यय हो रहा है उसको रोकना था। इसका कार्य शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट तैयार करना था। इन्होंने कुछ बातें कही कि प्राथमिक शिक्षा पर कोई विशेष ध्यान दिया जाए, लेकिन इसके लिए जल्दबाजी में इसका विस्तार तथा अनिवार्यता न बनाई जाए। ऐसी व्यवस्था बनाई जाए ताकि केवल पात्र विद्यार्थी हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट में प्रवेश ले, जबकि औसत विद्यार्थी व्यवसायिक शिक्षा में प्रवेश प्राप्त करें। ठीक है, इन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा सबके लिए जरूरी हो, लेकिन जल्दबाजी में ना हो। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कि जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे अच्छे हैं, उन्हीं को आगे इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में क्या हो, दाखिला हो। बाकी जो बच्चे व्यवसायिक कार्य करना चाहते हैं उनको वोकेशनल एजुकेशन जो हो देनी चाहिए। ठीक है, तीसरी बात है कि विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर उठाने के लिए आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों में प्रवेश को नियंत्रित किया जाए, विश्वविद्यालय के अंदर कम बच्चों को प्रवेश दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट हरगोट समिति के अंदर बहुत ही छोटी सी बात है, बस इतनी सी बातें हरगोट समिति ने जो वो कही है। नेक्स्ट आता है शिक्षा पर सुरजेंट योजना 1944, ये लास्ट था। ठीक है, कि शिक्षा के ऊपर सुरजेंट योजना जो है वो लास्ट रही है। सुरजेंट योजना में क्या कहा गया, सुरजेंट योजना 1944 के अंदर आई। ठीक है, सुरजेंट योजना सर जॉन सुरजेंट सरकार के शैक्षिक सलाहकार थे। का निर्माण वर्ष 1944 में सुरजेंट योजना लाए गए। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने इसकी जो स्थापना की थी। इसका सुझाव क्या क्या सुझाव इन्होंने दिए कि 3 से 6 वर्ष के आयु समूह के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाए। ठीक है, 6 वर्ष में पहले स्कूल के अंदर पहली क्लास में एडमिशन होता था। ये कह रहा है कि 3 से 6 वर्ष तक की जो आयु उसके अंदर पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो बच्चों को दी जाए। 6 से 11 आयु के वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य
और सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा दी जाए। एक 6 से 11 साल के बच्चों को सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा, सभी के लिए प्रारंभिक शिक्षा हो, ठीक है, और अनिवार्य कर दी जाए। फिर 11 से 17 आयु समूह के कुछ चयनित बच्चों के लिए हाई स्कूल और उच्च माध्यमिक के बाद 3 वर्ष का विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम हो। कुछ चयनित के लिए, सभी के लिए, कुछ के लिए। हाई स्कूल की स्तर की जो शिक्षा है वो 2 प्रकार की होनी चाहिए, एक तो वोकेशनल होनी चाहिए और दूसरी कौन सी होनी चाहिए, एकेडमिक होनी चाहिए। तो इनके सुझाव को पता चल के पहला सुझाव इन्होंने क्या दिया कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा देनी चाहिए, जैसे आंगनबाड़ी में दी जाती है आज के दिन, ठीक है, या फिर प्ले स्कूल में। 6 से 11 साल के बच्चों को जो है निःशुल्क, अनिवार्य और सार्वभौमिक शिक्षा जो वो दी जानी चाहिए। उसके बाद जो 11 से 17 साल के जो बच्चे हैं उनको जो शिक्षा दी जाए वो किस तरीके की शिक्षा हो, वो शिक्षा ऐसी हो जो किस तरीके की हो, हाई स्कूल के अंदर जो शिक्षा है वो क्या हो, वो ऐच्छिक होनी चाहिए। आगे जो बच्चा विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहता तो ले, ना लेना चाहता तो ना ले, ठीक है। और इन्होंने बताया कि हाई स्कूल की जो शिक्षा वो 2 तरह की होनी चाहिए, एक तो वोकेशनल, दूसरा कैसे, एकेडमिक, ठीक है। देखो उन्होंने बताया कि 2 तरह की शिक्षा हो, एक तो शैक्षणिक एकेडमिक, दूसरी कैसी, तकनीकी व्यवसायिक। तकनीकी, वाणिज्यिक और कला संबंधित शिक्षा को पर्याप्त प्रोत्साहन देना चाहिए। इंटरमीडिएट का उन्मूलन होना चाहिए, इंटरमीडिएट को भी लागू किया जाए यहाँ पर। 20 वर्षों में वयस्क निरक्षरता को समाप्त किया जाना चाहिए, ठीक है। अगले आने वाले 20 वर्षों के अंदर जो वयस्क निरक्षर हैं उनको समाप्त, उनकी निरक्षरता को समाप्त किया जाए, उनको साक्षर बनाया जाए। शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांगों के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण, शारीरिक शिक्षा पर जोर देना चाहिए। सोर्जेंट योजना का उद्देश्य है आगामी 40 वर्षों के अंदर ब्रिटेन में प्रचलित शिक्षा स्तर को भारत में लागू करना था। हालांकि यह एक विस्तृत योजना थी, लेकिन इसके क्रियान्वयन हेतु कोई योजना नहीं बनाई गई और इसके अलावा इस योजना को लागू करने के लिए ब्रिटेन की तुलना में भारतीय परिस्थितियां भिन्न थी, ठीक है। इनके जो सुझाव वो समझ गए। इन्होंने 2 तरह की हाई स्कूल शिक्षा बताई, एक इंटरमीडिएट और एक वोकेशनल, दूसरी कैसी, दूसरी जो आपको एकेडमिक। यानी कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो एकेडमिक में जाए, आगे जाके यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, और जो व्यावसायिक कार्य करना चाहते हैं या फिर जो तकनीकी कार्य करना चाहते हैं उनके लिए वोकेशनल एजुकेशन जो वो दी जाए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि अगले आने वाले 20 वर्षों में सभी को जो है साक्षर बनाया जाए, ठीक है, और आने वाले 40 वर्षों के अंदर जैसी योजना जो है ब्रिटेन के अंदर है वैसी शिक्षा योजना भारत के अंदर भी लागू कर दी जाए। जो ब्रिटेन की शिक्षा पद्धति वही सेम शिक्षा पद्धति भारत में भी जो है लागू की जाए। लेकिन ऐसा करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि भारत की परिस्थितियां जो है ब्रिटेन से बिल्कुल अलग थी। शारीरिक शिक्षा के ऊपर जोर देना चाहिए, विकलांग बच्चों को कैसे पढ़ा जाए इसके लिए जो टीचर्स को जो है तैयार किया जाए। तो भाई यही थे भारत के आज़ादी से पहले के जो शिक्षा आयोग थे, औपनिवेशिक भारत के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था थी वो किस तरीके की थी वो हमने आज पढ़ा है, ठीक है। अब औपनिवेशिक भारत की जो शिक्षा थी उसका जो है ना कुछ क्या क्या खासियत रही है, उसकी क्या क्या विशेषताएं रही है। कई बार क्या होगा एग्जाम के अंदर उसकी विशेषताओं को पूछ लेंगे, ठीक है, आपसे क्या पूछा जाएगा, विशेषताओं को पूछ लिया जाएगा। तो सबसे पहली बात क्या है विशेषता के ऊपर, अगर सबसे पहली बात पर हम लोग आए विशेषता के ऊपर कि उन्होंने शिक्षा को मॉडर्न करने की कोशिश की, आधुनिक करने की कोशिश की, ठीक है, कि शिक्षा को क्या बनाया जाए, आधुनिक बनाया जाए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अंग्रेजी को जो शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, 2 बातें। तीसरी बात प्राच्य और पाश्चात्य विवाद जो उस टाइम रहा है, अंग्रेजी और हिंदी का विवाद जो उस टाइम रहा है, ठीक है। मुस्लिमों की शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया, महिलाओं की शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया था, ठीक है। निष्पंदन सिद्धांत उस समय जो प्रभावी था कि छनन विधि के द्वारा जो शिक्षा दी जाए, ठीक है। और क्रमबद्ध विद्यालय की स्थापना उन्होंने की, प्राथमिक विद्यालय हो, माध्यमिक विद्यालय हो, विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। ये सब जो उस समय की विशेषताएं जो है वो रही है। उन्होंने कहा कि सहायता के रूप में विश्वविद्यालयों को, स्कूलों को अनुदान दिया जाए, गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाए, ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा दी जाए और समान शिक्षा की जो व्यवस्था की जाए। ये सब बातें जो हमने इसके अंदर पढ़ी है, जितने भी आयोग थे उन सब का मिलाकर के जो विशेषता है, जो निचोड़ है वो यही है, ठीक है। तो आज हमने जो आपकी जो सेकंड जो यूनिट थी आप लोगों की वो आज हमने पूरी कर ली, जिसमें हमने पढ़ा था कि औपनिवेशिक भारत में शिक्षा व्यवस्था जो कैसी है, जितनी भी एजुकेशन कमेटियां आई स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद, वो कौन कौन सी है उनके रिव्यू हमने पढ़े। पहले आपने पढ़ा क्या हो औपनिवेशिक भारत में शिक्षा व्यवस्था कि आज़ादी से पहले की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। उसके बाद आपने पढ़ा आज़ादी के बाद के जो कमीशन आए वो कैसे थे। मुदालियर आयोग आया, उसके बाद कोठारी आयोग आया, उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 आई, उसके बाद रामामूर्ति कमेटी आई, ठीक है, आपका एनसीएफ 2005 आया। ये सब बातें जो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ी है।
अगले चैप्टर में हम लोग फिर नई चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना है। इसमें से अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप लोग कमेंट करके जो वो चीज़ें पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।